Hello everyone. Today we are going to start the chapter 1 chemical reactions and equation of class 10. Consider some situations of daily life. हम कुछ situations जो हमारे daily life में होती रहती हैं उनको consider करते हैं, जैसे melting of ice, evaporation of water, physical dissolution of changes. These type of चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस. ये फिजिकल चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस जब होगा तो आइस बनती है वाटर से. आइस किससे बनती है? वाटर से. जब वो मेल्ट हो जाएगी आइस तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कोई नया सब्सटेंस तो इसमें बना है नहीं. जब नया सब्सटेंस नहीं बना तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज. इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सेम थिंग इज हियर. डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, जब हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तब भी वो सेम ही रहेगा. कुछ और चीज़ें हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, सॉरिंग ऑफ मिल्क इन समर. ये भी हमने देखा है कि अगर हम दूध को या मिल्क को गर्मियों में बाहर छोड़ देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो क्या होगा? दूध है वो खट्टा हो जाएगा. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, CNG, LPG. इसी तरीके से जैसे LPG है हम घरों में यूज़ करते हैं, घर में गैस जो गैस यूज़ करते हैं दैट इज़ LPG. जब वो बर्न होती है तो बर्न होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो तो हीट में, लाइट में, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा में चेंज हो जाती है. तो LPG डजंट रिमेन सेम, तो वो भी चेंज हो गई. इसी तरीके से पेट्रोल है, जब हम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं वो भी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा. इसी तरीके से रेस्पिरेशन है. सो दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस. मीन्स इसमें हमने क्या देखा कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब रस्ट हो जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी. दैट्स वाई रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल चेंज एंड द फिजिकल चेंज? हम ऊपर जब हमने एग्जाम्पल्स में देखा जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में, तो वहाँ पे कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई, मतलब नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. दैट इज़ आवर फिजिकल चेंज. लेकिन जब हमने दूसरे वाले एग्जाम्पल्स में स्टडी करा, रस्टिंग ऑफ आयरन में, सॉरिंग ऑफ मिल्क में, रेस्पिरेशन में, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में, तो उसमें क्या देखा हमने कि एक नया सब्सटेंस वहाँ पे बन रहा है. देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. दूसरा, इसमें वाटर की क्वालिटीज़ विल रिमेन वाटर की क्वालिटीज़, मतलब वाटर की जो क्वालिटीज़ हैं, जो नेचर है, जो उसकी आइडेंटिटी है वो सेम रहेगी. चाहे वो आइस की फॉर्म में हो, चाहे वो वाटर की फॉर्म में हो, चाहे वो वेपर्स की फॉर्म में हो. सो देयर नेचर एंड आइडेंटिटी विल रिमेन सेम. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इन केमिकल चेंजेस में क्या होगा? जो नेचर है, जो आइडेंटिटी है, वो भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी. तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज़ विल रिमेन सेम. इसी तरीके से जो टेस्ट होगा वाटर का, या जो भी टेस्ट होगा वाटर एंड शुगर का, जब मिक्स हो जाएंगे तब भी वो सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी उसकी. लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी. सो दीज वर द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंजेस, जिन प्रोसेसेस के अंदर केमिकल चेंजेस आ जाता है, दैट प्रोसेसेस आर नोन एज आवर chemical reactions. The process which involves chemical changes, जिनके अंदर chemical changes होगा, that reactions are known as the chemical reactions. या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस का किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने को, मतलब ट्रांसफॉर्म होने को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं या क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं? केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? एक तो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, है ना. नया सब्सटेंस उसके अंदर फॉर्म हो जाएगा, जो क्या होएगा? जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी. जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे उसके ओरिजिनल सब्सटेंस से. ओनली द एटम्स आर रीअरेंज्ड. दूसरा क्या चीज़ होएगी इसमें कि जब वो नया केमिकल या नई चीज़ें बनेंगी उस टाइम पे उसमें सिर्फ उसके एटम्स को रीअरेंज करा जाएगा, उसमें कोई बाहर से चीज़ें ऐड नहीं होंगी. सो ओनली द एटम्स आर रीअरेंज्ड. सिर्फ एटम्स क्या होंगे? रीअरेंज होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में. फॉर एग्जांपल Mg
प्लस O2, Mg मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब इसको बर्न किया जाएगा, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन लिया है। जब मैग्नीशियम के रिबन को हमने एयर की प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें क्या मिला, वहाँ से हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पे अलग अलग थे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे वो मिलके एक अलग सा कंपाउंड बन गया है, लेकिन चीज़ें वही हैं। यहाँ भी मैग्नीशियम है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे वो दोनों मिक्स हो गए। कोई नया हमने केमिकल ऐड नहीं करा है, सिर्फ एटम्स को रीअरेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो मैग्नीशियम का रिबन होगा उसको हमें बर्न करने से पहले क्लीन करना पड़ता है। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हमने क्लीन करना होता है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। अब कोई पूछे भाई क्यों हम इसको क्लीन करेंगे, तो ये इसलिए किया जाता है कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, क्योंकि जब रिबन है, मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल है, तो वो जब एयर की प्रेजेंस में रहेगी, एयर उसके कांटेक्ट में आएगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा। उसी को रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को फर्स्ट सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, फिर उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करवाएंगे। ठीक है, जब हम इसको बर्न करवाते हैं तो क्या बनेगा, बर्न करवाने से बन जाएगा इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट में हम सोडियम क्लोराइड जब मिक्स करते हैं तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। इसी तरीके से और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जिंक है, जिंक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को हमने मिक्स करा या रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बन गया जिंक सल्फेट एंड प्लस में निकल गई वहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में भी हमने क्या देखा है कि यहाँ पे AgNO3 के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पे सोडियम Cl के साथ में जुड़ा हुआ था। जब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आए, जब इन लोगों ने, इन केमिकल्स ने रिएक्शन करी, उस टाइम पे सिर्फ इन्होंने अपने आप को अरेंज करा। ठीक है, जहाँ पे NO3 था वहाँ Cl जुड़ गया है आके, और जहाँ पे Cl था वहाँ पे NO3 जुड़ गया आके, जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। ओके, इसी तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन है, जिंक है, जिंक में H2SO4 को हमने रिएक्ट करवाया तो जिंक ने और हाइड्रोजन ने भी जगह चेंज करी और H2 है वो गैस की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल गया। ओके, so these are the examples of chemical reactions. There are so many examples are there. Okay, नेक्स्ट इज, जब हम इन रिएक्शंस में देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने इस साइड पे लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ों को इस साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो इधर वाली चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली, मीन्स जब हमने रिएक्शन को कैरी आउट करवाया है उस टाइम पे किसी ना किसी चीज़ को हमने एज ए रॉ मटेरियल लिया है। ठीक है, जो रॉ मटेरियल यहाँ पे लिया हमने, दैट आर आवर ओरिजिनल सब्सटेंसेस। ओके, और द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, या फिर वो वाले सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट आवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स हो जाएंगे रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मीन्स जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमें चीज़ें मिलेंगी दैट इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, सो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज द प्रोडक्ट्स। जैसे हमने ऊपर भी एग्जाम्पल लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि जब हमने केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करा है, जब हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था उसको हमने एयर के प्रेजेंस में बर्न किया है, मींस ये चीज़ें तो स्टार्टिंग में हैं, ये चीज़ें ओरिजिनल हैं। जब इसको इसकी प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब ये तो पहले हमारे पास नहीं था। ठीक है, हमने तो ये उठाई थी चीज़ें, इन्हीं चीज़ों को मिक्स करके रिएक्ट करवा के क्या चीज़ मिली हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, सो ये हमारा रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है।
ठीक है। इसके कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जब हमें किसी भी रिएक्शन को शो करना होता है तो उसके बीच में एक एरो का साइन आता है। दूसरा, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं या 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास में, तो उन रिएक्टेंट्स को ऐड करने के लिए या राइट करने के लिए हम बीच में एक प्लस का साइन लगाते हैं। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट्स 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तब भी हम प्लस का साइन लगाते हैं। जैसे इन अबव एग्जाम्पल्स में था कि AgCl प्लस NaNO3 बन रहा था, तो यहाँ पे भी हमने प्लस का साइन यूज़ करा, यहाँ पे भी प्लस का साइन यूज़ करा। इस प्लस के साइन का मीनिंग ये है कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या हैं, कई सारे हैं, ठीक है, वो रिएक्शन का रिजल्ट हैं। इसी तरीके से जो ये एरो हमने यहाँ पे यूज़ करी है, इसका क्या यूज़ होता है या ये क्यों, इसका क्या बेनिफिट है इस एरो का, तो ये इसका ये बेनिफिट है कि जो एरो होती है ये पॉइंट करती है टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। क्या करती है, जो एरो हेड होगा दैट विल पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स की साइड पे वो पॉइंट करती है, एंड इट शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दूसरा, वो क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। Okay, so an arrow is put between reactants and products to show the direction and towards the products. ठीक है, understand? Next are the characteristics of the chemical reactions. आगे क्या है हमारी characteristics। हमने पढ़ा chemical reactions होती क्या हैं, chemical reactions में reactants products क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब आती हैं कि जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी 2 केमिकल्स को मिक्स करेंगे तो जो प्रोडक्ट्स बन के निकलेगा वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिया AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे जो AgCl है दैट इज द प्रेसिपिटेट। वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस। वो क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग 2 सॉल्यूशंस। जब हम 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो जो उसमें से सॉलिड सब्सटेंस बाहर निकलेगा दैट इज द प्रेसिपिटेट, ठीक है। नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि व्हेन द रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट, तो वहाँ पे अगर कोई गैस निकलती है उस रिएक्शन में से, सो दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया कैल्शियम कार्बोनेट, उसको रिएक्ट करवाया है विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर एंड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, so gas is evolving out from this reaction. So the second characteristic of the chemical reaction is evolution of gas. यहाँ पे CO2 यहाँ निकल रही है गैस की फॉर्म में। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। कलर भी चेंज होता है, कैसे, जैसे अभी हमने लास्ट में किया था एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। सो जो रस्ट होती है वो ब्राउन इन कलर होती है, मतलब जब रस्ट बन जाती है तो वो ब्राउन इन कलर होती है, लेकिन जब आयरन को प्योर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो ग्रे कलर का, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो जब वो रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन एंड विद द X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो उसमें क्या बन जाती है, रस्ट बन जाती है। सो रेस्ट इज ब्राउन इन कलर। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। जब कोई रिएक्शन कैरी आउट होती है उस टाइम पे उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, जैसे कि सॉलिड वैक्स बर्न्स टू फॉर्म वाटर वेपर एंड CO2 विच आर गैसियस। मतलब जो कैंडल होती है, हर किसी के घर पे कैंडल होती है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसके अंदर से वाटर वेपर्स निकलते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सॉलिड है लेकिन उसमें से निकल क्या रहे हैं, वेपर्स एंड दी गैस। So that means the solid wax is changing its state into water vapor and the carbon dioxide. बर्निंग ऑफ पेट्रोल सेम यहाँ पे होगा कि जब पेट्रोल को हम बर्न करेंगे या फिर हम पेट्रोल को गाड़ी में डलवाते हैं तो जब ये यूज़ होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं। सो मीन्स पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में था लेकिन वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, ठीक है। सो अगेन इट इज़ चेंजिंग इट्स स्टेट।
नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। अब केमिकल रिएक्शन जब कैरी आउट होएगी उस टाइम पे उसके अंदर राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर भी हो सकता है। टेम्परेचर है वो राइज भी हो सकता है, टेम्परेचर वो फॉल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग जब घरों में वाइट वॉश करी जाती है तो उसमें क्या होगा, पानी मिक्स करते हैं, एक मटका होता है, मटके के अंदर इस वाइट वॉश यानी कि क्विक लाइम को भरते हैं, उसके अंदर पानी मिक्स करते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होएगा, जब वो मिक्स होएंगे यानी कि रिएक्ट करेंगे तो जो मटका होएगा या जिस भी चीज़ में उसको डाला गया है वो गर्म हो जाएगी। मीन्स वहाँ पे स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब वो मटका गर्म हुआ है या हमने थोड़ी अमाउंट में बीकर के अंदर इन चीज़ों को डाला है तो बीकर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज हुआ है। सम रिएक्शंस, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जो कि मोर देन वन चेंजेस शो करती हैं। मतलब उसमें कलर भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकती है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकते हैं और एक ही रिएक्शन के अंदर। मतलब वो एक से ज़्यादा चेंजेस शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस H2SO4 लिया। जब जिंक प्लस H2SO4 को किसी बीकर के अंदर डाला तो इसमें बना जिंक सल्फेट एंड प्लस में H2। सो H2 है वो गैस की फॉर्म में है, मीन्स गैस भी वहाँ पे इवॉल्व हुई है। दूसरा जो बीकर है वो गर्म हो जाता है, मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आया है। सो इस रिएक्शन के अंदर क्या आए हैं, दो चेंजेस आए हैं। तो और भी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे मोर देन वन चेंजेस आते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन किसी भी, जब हम रिएक्शन को, जो हमारी केमिकल रिएक्शन जिसके बारे में हमने अभी इतना सारा पढ़ा है, उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, मीन्स इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। एंड इट इज़ अ लेंथी मेथड। ये क्वाइट लेंथी मेथड है। अब कोई बोले कि भाई क्या नीड हुई केमिकल इक्वेशन लिखने की, क्यों हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो हम सीधे सीधे क्यों नहीं लिख सकते हैं कि जैसे भाई अभी जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमने जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लिया कैल्शियम ऑक्साइड वाला कि क्विक लाइम का, हम इसमें लिखेंगे कि वी हैव टेकन क्विक लाइम इन अ बीकर एंड देन वी एडेड सम वाटर इन दैट बीकर, देन द क्विक लाइम एंड वाटर रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म द स्लेक्ड लाइम। अगर हम इस लैंग्वेज में लिखेंगे तो इट इज़ अ बिग लैंग्वेज, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। अब इतनी सारी रिएक्शंस को इस तरीके से लिखेंगे तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी चीज़ को शॉर्ट करने के लिए इनको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बनाया गया है। दैट इज, फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में हम लिखते हैं उनके नाम, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड देता है हमें जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अगर हम इस मेथड को भी देखते हैं तो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट लेंथी मेथड, इसमें भी थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। तो दूसरा मेथड है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली, कि हम इन्हीं चीज़ों को इनके सिंबल और फार्मूले में लिख देंगे तो वो हमारा बन जाएगा शॉर्ट मेथड। ठीक है, दैट विल बी आवर शॉर्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल जिंक को अगर हम लिखें Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को लिखे हम H2SO4 और जिंक सल्फेट हमारा बनेगा ZnSO4 एंड हाइड्रोजन विल बी H2। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज दी आवर शॉर्टेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? सो वी कैन डिफाइन केमिकल इक्वेशन एज the representation of a chemical reaction by using the symbols and formulae of the different reactants and products is known as the chemical equation. Okay, this is about the chemical reactions and equations. Today we have studied about what are chemical reactions, what are the characteristics of the chemical reactions, what is the way of the representation of the chemical reaction, what is the chemical equation. So we have studied today in this video this thing. Now in next video, in next class we will study about the how to balance the chemical equations या chemical reactions and what are the different types of chemical reactions. ठीक है,
सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल.